नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। जिस भी चीज को वो मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल करना चाहती है या उसको लगता है कि ऐसा करके उसकी जो हार है या जो शर्मिंदगी है उसको किसी तरह से कम किया जाए, बल्कि वो सारे दाव उसके ऊपर उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपने ही पैर पर बार बार भारतीय जनता पार्टी कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ पर बात राजस्थान के खासतौर पर करना चाहूंगी। आपने देखा होगा कल से किस तरह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पर, और इसके साथ साथ अशोक गहलोत के जो बेटे हैं उनको समन दिया गया है। आज वो ईडी के दफ्तर पहुंचे और इस सब में जो राजनीति राजस्थान की है पूरी वो गर्मा गई है। अशोक गहलोत काफी सख्त इस पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसको आतंक मचा रखा है, ईडी ने और सीबीआई ने इसको ये कहा, उन्होंने साथ साथ इसको गुंडागर्दी कहा। और आज उन्होंने ये कहा कि दरअसल सीबीआई, ईडी और आईटी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर नाच रही है। इन शब्दों का इस्तेमाल आज उन्होंने किया है। लेकिन ये लग रहा है कि अगर ये कहा जाए कि जिस तरह का इल्जाम लगातार कांग्रेस लगाती आई है कि इन सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल दरअसल दुरुपयोग इनका किया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल विपक्ष के जो नेता हैं उनको परेशान करने के लिए लगातार किया जा रहा है। और अगर ये लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि ये सब कुछ करके एक नर्वसनेस जो है वो देखने के लिए मिलेगी कांग्रेस के नेताओं में, खासतौर पर राजस्थान में, तो ऐसा कुछ नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। लगे रहा है कि इस पूरे ही प्रकरण को राजस्थान की गहलोत सरकार और खासतौर पर अशोक गहलोत इसको इस पूरे तरीके से ये भुनाने में लगे हुए हैं कि कैसे जनता के बीच जाकर वो ये बताएं कि क्योंकि वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो लगातार जनता को गारंटीज दे रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और यही वजह है कि वो इस तरह के समन भेज रही है, छापेमारी कर रही है ताकि कांग्रेस को परेशान किया जा सके। लेकिन वो इससे परेशान नहीं होंगे। कल से लगातार जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की, वो साफ तौर पर ये बताती है कि वो इस सबको, जिस तरह के छापेमारी हो रही है, क्योंकि टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले थे, पेपर लीक मामले थे, तो इससे पहले यानी कि इलेक्शन की तारीखों से पहले क्यों नहीं इसको लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई। और अब जब इलेक्शन में 1 महीने का वक्त बचा है और जो चुनाव प्रचार है अपने पूरे चरम पर है, तब ये तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि तमाम तरह के क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष के नेताओं में है, तमाम क्या भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ विपक्ष की जहां पर सरकार है सिर्फ वहां पर हो रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में तो खुला है कि किस तरह से वहां पर भ्रष्टाचार हुए हैं, पेपर लीक मामले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले हुए हैं, लेकिन कभी वहां पर ना तो ईडी ने समन भेजा, ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की, ना ही छापेमारी की। सिर्फ और सिर्फ 9.5 साल में जो भी छापेमारियां की गई हैं, जो भी कार्रवाइयां की गई हैं, वो तमाम विपक्ष के नेताओं, विपक्ष की सरकारों को लेकर ही है और खास तौर पर टारगेट पर है कांग्रेस। और अभी 5 राज्यों में चुनाव है, तो आपको पता ही है कि पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान को पूरी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि अशोक गहलोत ने दरअसल आज सामने आकर 7 जो गारंटीज हैं उनके बारे में बताया। कल उन्होंने जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि 2 घोषणाएं हमने पहले की थी जब प्रियंका गांधी झुंझुनू में थी और 5 और योजनाएं वो आज करने वाले हैं। तो 7 जो गारंटी हैं वो क्या क्या गारंटी हैं जिसको लेकर कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको लग रहा है कि जो 25 साल की रिवायत है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, वो इस बार इस रिवायत को तोड़ेगी और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। तो आप सुनिए अशोक गहलोत को। पहली गारंटी में दादाजी आपको गृह लक्ष्मी योजना, परिवार की महिला मुखिया को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान देने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर वहाँ गोधन गारंटी है, जो गोबर होता है उनको खरीदने की गारंटी वहाँ पर है। चौथी और 5वीं गारंटी है शिक्षा और हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। कॉलेज स्तर तक पर भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा शुरू की जाएगी। हमारी 5वीं गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेंगे उनको सरकार द्वारा लैपटॉप, ये गारंटी है। छठी गारंटी जो है
सरकारी कर्मचारी जुड़ी हुई है। ओपीएस के बाद में वो अद्भुत है। राजस्थान के कर्मचारियों में ओपीएस के बाद में 3 लाख नौकरी लगभग हम लगाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी। 1.5 लाख से ज्यादा लग चुकी है। 7वीं गारंटी के रूप में चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक का बीमा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ी गारंटी हमारी है। ये हमारी 7 गारंटी राजस्थान की जनता को हमारे 7 वचन है। तो ये 7 वचन हैं और राजस्थान की जनता को ये 7 गारंटी हम दे रहे हैं। युवाओं से लेकर किसान, महिलाओं से लेकर जो सरकारी कर्मचारी हैं, सबको इसमें कवर किया गया है। और इसके बाद जब जाहिर सी बात है, जिस तरह की कल से जो कार्रवाइयां शुरू हुई हैं उसको लेकर अशोक गहलोत बेहद सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को लेकर और ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया। इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। पर मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में इतना विश्वास जम गया है, भरोसा जम गया है प्रदेश के ऊपर कि विश्वास का नाम कांग्रेस है। राजस्थान के अंदर विश्वास का नाम कांग्रेस है, तरक्की का नाम कांग्रेस है। इतना मैं कह सकता हूँ आपको। और भरोसा का नाम ही कांग्रेस है राजस्थान के अंदर। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री फॉलो करते, मैंने कहा अभी आपको 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लोकपाल बन जाएगा। यूपीए गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए षड्यंत्र किया गया आरएसएस ने, बीजेपी ने। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, पांचों चीजों को लेके बता दीजिए मुझे। चर्चा भी होती देश के अंदर, प्रधानमंत्री ने कुछ एक्शन किए। सरकार बनता ही सुप्रीम कोर्ट का जज या हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी ब्लैक मनी लाने के लिए। 9 साल में कभी सुना आप लोगों ने? वो कमेटी जिंदा भी है कि नहीं है? ये हालात है। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो तमाम वादे किए गए थे, वो ये कह रहे हैं कि वो तमाम वादे दरअसल केंद्र सरकार के कैसे जुमले साबित हुए हैं। और जो 7 जो गारंटी शब्द उनके अब मुंह पर आने लगा है नरेंद्र मोदी के, क्योंकि हमने गारंटी जो है वो लोगों को दी है। इसके अलावा अशोक गहलोत यहाँ पर सीबीआई, ईडी, आईटी इस पर भी काफी हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि हालात अब ये हो गए हैं और इनकी जो साख है वो इस तरह से गिरी है 9 साढ़े 9 सालों में कि एक मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि गलियों में ये कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा जो है अब ईडी यहाँ पर हमारे स्टेट में जो है वो घूम रही है। एक मुख्यमंत्री की बात ये कह रहे थे, दरअसल वो बात भूपेश बघेल की कह रहे थे। और भूपेश बघेल ने ये भी कहा था कि यहाँ पर 6-6 महीने से किराए पर कमरा लेकर ईडी के जो अफसर हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। सुनिए आप क्या कुछ यहाँ पर कहा है इस तमाम के बारे में, ईडी आईटी के बारे में अशोक गहलोत ने। और ये बात जो उन्होंने कही है वो काफी चुभ सकती है और ये काफी आपत्तिजनक भी मानी जा सकती है, लेकिन आप उसको सुनिए। ये दुर्भाग्य की बात है जो हमारी प्राइमरी एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है आज इस देश के हम नागरिक हैं। 70 साल से कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप सोर्सेस क्यों किया गया हुआ? साल भर से वहाँ मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहाँ पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है।
मैंने टाइम मांगा डायरेक्ट। तो अभी आपने यहाँ पर सुना अशोक गहलोत को, उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई जो है वो दरअसल नाच रही है केंद्र सरकार के इशारों पर। मैंने टाइम मांगा, मुझे नहीं दिया। और जो आपने दूसरे शब्द सुने कि किस तरह से कुत्तों से ज्यादा जो है वो ईडी घूम रही है, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि एक मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। मुझे अफसोस होता है, बेहद तकलीफ होती है जब इस तरह की बात, इस तरह की प्रीमियर एजेंसी जो हैं, जिनकी एक साख है, लोगों को उनसे उम्मीद है, उनको लेकर अगर की जाती हैं। आगे और भी बातें जो अशोक गहलोत ने कही हैं वो मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो दो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं और उनसे इस पर बात करेंगे कैसे इस सब को, पूरी राजनीति को देखा जाए। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल जयहिंदी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। अनिल जी, क्योंकि बात हम यहाँ पर राजस्थान की कर रहे हैं तो शुरुआत पे आपसे करना चाहूंगी। आप वहां मौजूद हैं, तमाम चीजों को आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो कल से जो पूरा प्रकरण हुआ है और उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं, अशोक गहलोत जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ईडी के, ये भी खबर है कि ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन भी शायद करने जा रहे हैं, 2 बजे का शायद वक्त था। आप इस सबको कैसे देख रहे हैं आने वाले चुनाव के मद्देनजर? क्या आपको लग रहा है कि बैठे बिठाए अपने लिए ही मुसीबत मोल ले ली है बीजेपी ने, या फिर आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है या बीजेपी के पक्ष में जा सकता है? क्या फिलहाल आपको लग रहा है? बुशरा जी, ईमानदारी की बात ये देखिए, जांच के लिए तो मैं बोलूंगा होनी चाहिए, क्योंकि 15-16 पेपर्स आउट हुए थे। उन युवाओं ने बड़ी तैयारी करी थी और तैयारी करने के बाद में उनको वापस एग्जाम देना पड़े या पेपर लीक हो जाए तो उनकी मेहनत बेचारों की बेकार जाती है। वो मेहनत करते हैं, पर इसमें पर है बहुत बड़ा, क्या ये टाइमिंग सही थी? सबसे बड़ा इशू उसके अंदर जो है बुशरा जी, वो है टाइमिंग का। मेरे हिसाब से ये टाइमिंग बिल्कुल गलत थी, क्योंकि आप आचार संहिता के पीरियड में आपने जब रेड मारी तो लोगों के दिमाग के अंदर तरह तरह की चीजें आएंगी और ये आएगा, क्या ईडी सिर्फ राजस्थान के लिए है? आपने यूपी का नाम लिया, आपने गुजरात का नाम नहीं लिया, शायद गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश। व्यापम में क्या हुआ? इतना बड़ा हुआ था, व्यापम में क्या हुआ किसी को पता नहीं है। व्यापम घोटाले का क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ? चुनी जिसने कई क्वेश्चंस रेज कर दिए लोगों के दिमाग में, कांग्रेस के दिमाग में तो है ही, लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चंस उठ गए कि ये इस टाइम पे क्यों? ये टाइम वो था, क्या आप कांग्रेस को, जो लीडर्स हैं, उनको डराना चाहते हो, उनको धमकाना चाहते हो? क्या ये ईडी ने खुद अपने आप डिसीजन लिया? क्योंकि बीजेपी तो बोलती है ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। क्या ईडी ने अपने आप डिसीजन लिया या इस डिसीजन के पीछे कोई और था? क्योंकि मेरा मानना यह है ऑन पर्सनल लेवल कि इनकी टाइमिंग बहुत खराब थी और इसकी वजह से कांग्रेस जो है आपको यूनाइटेड लग रही है। और इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि कल सचिन पायलट ने एआईसीसी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें ये सारी बातें उठाई। अगर आप उसको देखेंगे, यहां गहलोत साहब ने अपना मोर्चा संभाल रखा था और वहां सचिन पायलट ने, तो वर्कर्स में एक मैसेज किया कि दोनों लीडर्स यूनाइटेड है। उससे वर्कर भी जो है, पार्टी वर्कर, उसमें भी एक हिम्मत आती है लड़ने के लिए। इसलिए कल आपने देखा होगा जब ये ईडी रेड हो रही थी और ईडी की गाड़ियां जब बाहर निकली तो वहां पे काफी भीड़ थी एनएसयूआई वालों की। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश भी करी, आगे आके हल्ला भी मचाया। उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है राजस्थान के, वो आगे आए, उन्होंने खड़े होकर बोला नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो सवाल पूछे थे मैंने उनका रिप्लाई दे दिया और जो भी जांच करना चाहें ये करें, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तो आप ये देखिए कि एकदम से जो कांग्रेस का वर्कर है वो एक्टिव मोड में आ गया और यूनिटी आपको ग्राउंड पे दिखने लगी। ये दोनों चीजें जो हैं, मैं पहले भी आपके शो में बोला था, अशोक गहलोत कंबाइंड विद सचिन पायलट एक फॉर्मिडेबल फोर्स है राजस्थान में। क्या आपने दोनों को एक कर दिया? और एक करने के बाद में जो वर्कर्स थे, मैं ये मानता था आज से पहले अगर आप देखेंगे कांग्रेस के जो वर्कर्स थे, महंगाई राहत कैंप जब अशोक गहलोत ने लगाए थे उसमें कई जगह मिसिंग थे, हमें दिखते नहीं थे वर्कर्स। वहां पे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स दिखते थे या राज्य के कर्मचारी दिखते थे। अब ऐसा मौका आया है कि वर्कर सड़क पे आ गया है। आज आपने डेमोन्स्ट्रेशन की बात ईडी ऑफिस के सामने, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? उनमें एक नई तरह की जान फूंक दी।
अब गलती किसने करी, ने करी या बीजेपी ने करी, ये मैं नहीं जानता किसने करी। मुझे लगता है टाइमिंग गलत थी। जांच के मैं अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, पर यह बोलूंगा टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। इससे कई तरह के क्वेश्चन जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है, जैसे गहलोत साहब बोल रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उन पे क्वेश्चंस उठेंगे। मतलब नॉर्मल आदमी भी, आप बाजार जाएंगे, सड़क पे जाएंगे, वो भी क्वेश्चन उठाएगा, ये कौन सा पीरियड था जब आपने रेड डाली, और फिर रेड डालने के बाद में आपको मिला क्या। अभी तक ईडी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। लोग पूछेंगे, आप घर गए, आपने क्वेश्चनिंग करी, आपने सर्च भी करा होगा, आपको क्या मिला। क्योंकि दोनों नेता गोविंद सिंह डोटासरा, ओम प्रकाश हुड्डा, उसके बाद में लोगों से मिले भी, बात भी करी, और उसके बाद में उन्होंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम डरें क्यों। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, वो तो का पार्ट है। पर मिला क्या, अगर सपोज कीजिए बुशरा जी इसमें कुछ नहीं निकलता है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस के प्रति परसेप्शन और बढ़ जाएगा राजस्थान में। और आज की गारंटी आपने अभी गिनाई, उसमें देखिए सबसे पहली गारंटी कौन सी है, गाय के ऊपर। गाय हमारी माता है। ये बीजेपी का प्लैंक है, जिसको अशोक गहलोत ने बीट करने के लिए 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की बात करी। वैसे उन्होंने जितनी गारंटियां दी, वो आप देखिए यूथ को टारगेटेड भी थी, वो किसानों को टारगेटेड भी थी, और विमेन की तो कल कर चुके थे, वो परसों कर चुके थे। और इसलिए उन्होंने परसों बोला था, कल रेट के बाद बोला था, अगर आपने सुना हो अशोक गहलोत को, तो उन्होंने कहा था मैं 5 और गारंटी कल दूंगा, आप 5 नेता और चुन लीजिए जिनके अगेंस्ट आपको रेड मारनी। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं किसानों का, मैं महिलाओं का, मैं बेरोजगारों का, मैं गरीबों का जो योजनाएं कर रहा हूं, उसको ये काटना चाहते हैं बीजेपी वाले। तो इसको पॉलिटिसाइज भी करा गहलोत ने, इसको एंगल भी दिया अपनी तरफ लेने के लिए। और गहलोत साहब को अपॉर्चुनिटी किसने दी, मतलब इस सिलेक्शन में कौन अपॉर्चुनिटी दिया, या तो ईडी या बीजेपी, जिसका भी दिमाग था, उन्होंने उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी। और गोविंद डोटासरा, मुझे लगता है इसके बाद में तो वो विक्टिम कार्ड जरूर खेलेंगे, और खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलेंगे। और इलेक्शन तो होता ही है, और इसका फायदा मुझे सीधे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को और वर्कर्स को स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल करके आया था जब महंगाई राहत कैंप लगे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था कई जगहों पे इनके वर्कर्स नहीं थे कांग्रेस के। आज वो वर्कर खड़ा हो गया है, क्योंकि वो देख रहा है पायलट और अशोक गहलोत एक साथ हैं और हमारी जरूरत है, तो वो खड़ा हो गया। ये इसका अंतर पड़ा है बुशरा जी, और ये डिफिकल्टी पैदा कर सकता है बीजेपी के लिए चुनावों में। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा जो कोर्स था बात करने का इलेक्शंस को लेकर, वो एकदम से बदल गया, एकदम से पलट गया है। और अशोक गहलोत एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और जिस तरह से वो कल से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरह से वो अपनी बातों को रख रहे हैं, एक सिंपैथी भी गेन कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ईडी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ईडी को लेकर ये भी कह रहे हैं वो कि देखिए कैसे जो प्रीमियम एजेंसीज थी, मुझे बहुत अफसोस होता है यहाँ किस तरह मेहनत करके यहाँ तक वो अफसर पहुंचते हैं, उनका भी कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो तमाम एंगल जो है अशोक गहलोत यहाँ पर कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि अशोक गहलोत जब बोलते हैं तो उनकी एक अंडर मैसेजिंग भी होती है, उसको भी समझा जाता है। अनिल आनंद जी, आप इस सब को किस तरह से देख रहे हैं? फिलहाल जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, ईडी जिस तरह से छापेमारी कर रही है, समन भेज रही है, और उसके बाद कांग्रेस का जो रिएक्शन आ रहा है, और वो लगातार ये कह रही है कि देखिए विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। कुछ हमने विपक्ष के जो नेता हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, उनके रिएक्शंस भी हमने देखे, वो भी लगातार इससे पहले सवाल उठाते रहे। हमें पता है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अगर हम आजम खान की बात करें तो वो जेल में है। तो कैसे सब विपक्ष के नेताओं पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? फिलहाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आप उसको कैसे देख रहे हैं? बुशरा जी, जो बातें अभी निकल करके आई हैं और जो कही जा रही हैं, वो उसको आम जनता स्वीकार कर रही है। जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईडी तो ऐसे हो गई है जैसे गली के आवारा कुत्ते, तो वो बात लोगों को जच रही है। क्योंकि आप टाइमिंग, जिसका अनिल जी ने भी जिक्र किया,
आप 12 वर्ष पुराने केसेस को आप अचानक अब निकालेंगे, आप 2 महीने बाद भी उसको कर सकते थे। जब 12 वर्ष से कोई चीज पुरानी है तो उसको आज पकड़ने की क्या जरूरत है? तो टाइमिंग जो है वो देखिए ऐसा है कि देश को हो सकता है कि कुछ बड़े नेता ये समझते हो कि देश की आम जनता इतनी भोली है उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा है नहीं। और अब्राहम लिंकन जी इस बात को कहा करते थे कि आप लोगों को एक बार बेवकूफ बना सकते हो और कुछ को बार बार भी बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सभी लोगों को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षतम नेता है, जो जिसमें मोदी जी हैं और तमाम नेता हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब आप कहते हो कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपको 15 लाख रुपए आपको ब्लैक मनी का वापस मिल जाएगा, और फिर बाद में आप खुद ही कह देते हो कि वो तो चुनावी जुमला था, तो आपकी बात को कौन स्वीकार करेगा? आप मोदी जी भी बार बार कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, लेकिन उसको लोगों को जचती नहीं कि भाई ये कहते हैं तो ये बात सही होगी। लेकिन कांग्रेस ने बार बार करके दिखाया है गारंटी का। और हमारे तो एक संस्कृति में एक बात कही जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो वचन तोड़ता है उसको बहुत बुरा माना जाता है। और लोगों ने देखा कि कैसे कर्नाटक में जो गारंटी दी थी वो लागू की गई, हिमाचल में जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो लागू की गई। और जहां तक राजस्थान की बात है, जो मेरा अपना आकलन है, राजस्थान में जो ये राइट टू हेल्थ वाला जो बिल था, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जो है, उसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था बुशरा जी, एक व्यक्ति जो था 40, 45, 50 साल का होगा, अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को ले जा रहा था। तो वो पत्रकार ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? तो बोला कि अपनी माँ का इलाज कराने गया था। तो उन्होंने कहा कि कैसा रहा? बोला जी बहुत अच्छा रहा। कि अच्छा कैसा रहा? कि जी हमारा तो 1 रुपया भी नहीं लगा, उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड ले लिया हमसे, उसका नंबर हमने लिखवा दिया और वहां पे 10 दिन तक भर्ती रही मेरी माँ, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। आप बताइए, जब कोई बीमार हो जाता है तो कितने खौफ में वो रहता है कि पता नहीं कितना खर्चा होगा, डॉक्टर पता नहीं कब कौन सी दवा लिख दे, मैं उसका पैसे का इंतजाम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो लोगों को ये कितनी बड़ी एक मानसिक राहत भी है। और ये यूएनओ के आंकड़े हैं कि दुनिया में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जाते हैं, खासतौर पे भारत में, उसमें ये जो स्वास्थ्य कारण जो होता है, जो ये बीमारी होती है और उसमें लोग जमीनें बेच देते हैं या कर्ज ले लेते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है लोगों को का गरीबी की रेखा से नीचे जाने का। तो बाकी 5-7 गारंटी जो नौजवानों को अपील कर रही है, लैपटॉप है, टैबलेट है, किसान, राजस्थान में 63% आबादी किसानों की है, उसमें जो ये गोबर वाली जो योजना 2 रुपए किलो, जो छत्तीसगढ़ में कामयाब हो चुकी है ऑलरेडी, छत्तीसगढ़ में इसका बहुत लोगों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। तो ये जो भी काम कर रहे हैं, और फिर ये अशोक गहलोत जी को एक गंभीर नेता के रूप में देखा जाता है। ये लंबे लंबे भाषण नहीं देते जोशीले, लेकिन ये जो बात करते हैं, इनकी बात में जिसको कहते हैं कि एक वजन होता है। और जब अशोक गहलोत जी के मुंह से ये सारी चीजें जो निकल करके आ रही हैं, लोगों को असर कर रहा है। और दूसरी तरफ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, उसमें इतना आपस में ही झगड़े हो चुके हैं, वो भी लोगों को पसंद आ रहा है। तो आम जनता ऐसी राजनीतिक दल को पसंद नहीं करती जो जिसमें आपस में झगड़े चल रहे हो, जिसमें आपस में ही एकदम लठमारी हो रही हो, एक दूसरे को कहा जा रहा हो और कोई किसी के नमस्ते नहीं ले रहा, कोई किसी का फूल नहीं ले रहा, कोई किसी को भाषण नहीं देने दे रहा। इस तरह के लोगों को, इस तरह के राजनीतिक दल को जनता नहीं चाहती कि उनको हम शासन में लेकर के आए। तो मुझे लगता है कि अब की बार राजस्थान में वो जो रोटी पलटती वाली जो बात है वो नहीं होने जा रही। और जिस तरह के सूचनाएं भी आ रही हैं और जो लग रहा है कि उसमें अशोक गहलोत जी कंफर्टेबली आगे निकलते दिख रहे हैं जी। ओके। लेकिन एक बात और मैं अनिल शर्मा जी ये देख रही थी कि जो हमने शुरुआती दौर में जो इलेक्शन कैंपेन हुई, मैं 5 राज्यों की यहाँ पर एक टोटलिटी में मैं बात करूं, तो हमें बहुत एक्टिव अमित शाह भी नजर आए, प्रधानमंत्री भी नजर आए। लेकिन अभी कुछ दिनों से अगर नोटिस किया हो आपने कि पूरी तरीके से एक तरह से गायब नजर आ रहे हैं इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के इस पूरी इलेक्शन कैंपेन से। और लगातार ये नोटिस किया जा रहा है क्योंकि हम भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह बैक टू बैक बहुत ज्यादा रैलियां तमाम जगहों पे करते हैं, लेकिन जिस पैमाने पर हमने पहले कभी देखी वो उस पैमाने पर फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के सर्वेज जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं
कि कैसे इन 5 राज्यों में बहुत ज्यादा कुछ होने नहीं जा रहा है और राजस्थान में कांटे की टक्कर है और बाकी जगहों पर सर्वेज पूरे तरीके से एज दिखा रहे हैं कांग्रेस की, कुछ जगहों पर सीधे तौर पर जीत दिखा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नर्वस है? क्या ये महसूस किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह उस तरह से एक्टिव नहीं है, उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है, उस पैमाने पर उनकी रैलियां नहीं हो रही हैं? उषा जी, तो बिल्कुल नजर आ रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल ईडी की रेड से। मैं मानता हूं ये बेचैनी, ये घबराहट बीजेपी की दर्शाता है टाइमिंग। किस टाइम पे आपने रेड डाली? जैसे अनिल जी ने अभी वैभव गहलोत के केस का नाम लिया, 2011-2012 का केस है। आपको अभी कैसे याद आया? वो जस्ट बिफोर इलेक्शन वो टारगेट करना था अशोक गहलोत को। आपको पता होगा शायद पिछले साल ही अशोक गहलोत के भाई की हमें ईडी की रेड हुई थी और उसका आज तक क्या हुआ हमें पता नहीं। मतलब रेट तो हो गई पर निकला क्या? आप वैसे भी देखिए प्रोसिक्यूशन रेट जो है वो ईडी का बहुत पुअर है। अगर आप देखेंगे बहुत पुअर प्रोसिक्यूशन रेट है ईडी का। और आप देखिए यह बात आपकी बिल्कुल सही मानता हूं मैं कि पिछले करीब 10 दिन से या 7 दिन से अमित शाह और नरेंद्र मोदी शायद दिख नहीं रहे, मतलब रैलीज में और ऐसे कोई रोड शोज तो कह रहा जल्दी है तो कोई करेगा नहीं, कोई पब्लिक रैलीज में नजर नहीं आ रही। ये आपका कहना सही है। उसका मैं कारण और मानता हूं, खास तौर से राजस्थान की बात करूंगा मैं आपको बुशरा जी। यहां पे आपके पास नैरेटिव क्या है? आप अशोक गहलोत को कैसे कॉर्नर करेंगे? तो उसके लिए ईडी को आना पड़ा कि कम से कम करप्शन चार्जेस तो बने। नहीं तो आप मुझे बताइए क्या अशोक गहलोत की पॉलिसीज पे काउंटर कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनता अशोक गहलोत की पॉलिसीज के साथ है। तो नैरेटिव तो अशोक गहलोत दे उड़े। अब आपको उनके नैरेटिव पे बोलना पड़ेगा, तो पीएम कैसे बोलेंगे उसको? जबकि हमें पता है जो इनिशियल था उसमें यह था कि उस टाइम में हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट होते थे, 53 हो गए, कि प्राइम मिनिस्टर 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट में रैली करेंगे। अब क्या वो एक महीने में 33 रैली कर पाएंगे? मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि आज से देखिए, आज से एक महीने से भी कम हो गया। 25 तारीख को चुनाव है, आज 27 तारीख है। अभी तक और तो सिर्फ राजस्थान नहीं है बल्कि 5 राज्य हैं जी, और सिर्फ राजस्थान नहीं, 5 राज्य हैं। बिल्कुल सही करें आप, सिर्फ राजस्थान नहीं। और राजस्थान की जो प्लानिंग थी वो ये थी कि 33 डिस्ट्रिक्ट में मोदी जी जाएंगे और वहां पे रैलीज करेंगे। ये पहले अनाउंसमेंट जैसा एक बीजेपी के लोगों ने हमें बताया था। आज की तारीख में पिछले 7 दिन में तो कुछ हुआ नहीं। आगे क्या होगा, क्योंकि टिकट पूरे डिस्ट्रीब्यूट दोनों पार्टीज ने करे नहीं। पर तो भी कांग्रेस, प्रियंका गांधी शायद अभी अभी में 3 बार आ गई है, जल्दी जल्दी में 3 बार आ चुकी हैं राजस्थान में। और उनकी डिमांड भी सबसे हाई है राजस्थान में। आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछें कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, वो प्रियंका की है। क्योंकि उन्होंने एक कीवर्ड बड़ा अच्छा ढूंढा है बुशरा जी। अगर आप देखें तो बार बार खाली लिफाफे की बात करती है। वो एक कीवर्ड है, मैं मानता हूं कि जैसे देवनारायण मंदिर में उसमें लिफाफे में डाल के आए थे मोदी जी, निकला 21 रुपए, तो आपको जो गारंटी दे रहे हैं वो खाली लिफाफा है। उन्होंने इस बात को बड़ा, उनका स्पीच राइटर की भी तारीफ करूंगा या उन्होंने लिखा मुझे पता नहीं, पर बड़ा कीवर्ड है। कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो जल्दी मिलता है वो खाली लिफाफा। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के टारगेट कर रही हैं। और मेरा मानना है प्रियंका की जितनी भी यहाँ रैलीज हुई, उनका ओरेटरी स्किल्स, कांग्रेस सबसे ज्यादा लैक करती है ओरेटरशिप पे। उनके यहाँ कोई अच्छे ओरेटर्स नहीं है, प्रियंका उसमें से स्टैंड आउट करती है। तो इसलिए उनकी डिमांड भी बड़ी यहाँ पर। अब मोदी जी और अमित शाह या जेपी नड्डा आएंगे तो जरूर, मैं बताता हूं आपको, पर वो मेरे को लग रहा है वो वेट कर रहे हैं कोई ऐसा मेजर इशू मिले जिसको हम उठा सके। आज क्या बोलेंगे आप आकर कि मैं अशोक गहलोत की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी योजनाएं मैं चालू रखूंगा, तो जनता कहेगी फिर तो वही ठीक है ना जो आदमी बैठा है। फिर क्या बोलोगे आप? आपके पास बोलने के लिए क्या? आपने एक पोस्टर लगाया जिसमें एक किसान का फोटो लगा दिया आपने, और 19,000 या 20,000 जो भी बीजेपी बोलती है कि जमीन नीलाम हुई। वो किसान बेचारा चाय पीने गया, वो चाय वाले ने मना कर दिया, पहले पैसे रख, तेरी तो जमीन नीलाम होगी तब तेरे को चाय पिलाऊंगा। उस किसान को अशोक गहलोत से मिलने आना पड़ा जयपुर में, और ये कहना पड़ा कि सर ये पोस्टर हटवाइए, मेरी बदनामी हो रही है। आप देखिए कि मतलब आपने किस किसान का फोटो यूज कर लिया, ये भी आपको पता नहीं है। ये किस तरह के कैनवेसिंग है? और जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें आगे आगे मोदी दिखेंगे आपको और पीछे बाकी लोकल नेता दिखेंगे जो राजस्थान के हैं। वसुंधरा जी भी हैं, कई लोग हैं उसके अंदर, राजेंद्र राठौड़ भी हैं, पीछे की तरफ वो दिखते हैं। मतलब मोदी जी एक तरह से चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
और ज्यादातर पे आपको कॉमन आदमी मिलेगा। मैं मानता हूं जिसने एडवर्टाइजमेंट भी इनके डिसाइड करे हैं वो भी पुअर है इन टेस्ट, अच्छे नहीं लगते वो, मतलब वो अलग से स्टैंड आउट नहीं करते। जो बीजेपी की सबसे बड़ी जो चीज थी जिससे बीजेपी आगे बढ़ती थी वो होता था प्रोपोगेंडा एंड एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग। मुझे लगता है कि ब्रांडिंग में भी कहीं वो फिसल गए हैं। तो राजस्थान में जो पोस्टर लग रहे हैं उसको देख के आप यू डोंट फील एनकरेज्ड कि हाँ ये बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है बीजेपी इन टोटलिटी अभी जो है लेड बैक जैसी लग रही है। और राजस्थान को खास तौर से मैं बोलूंगा आपको, राजस्थान में वो शायद मुझे लगता है ये मान के चल रहे हैं हर 5 साल में सरकार चेंज होती है, अब के भी हो जाएगी शायद, इसलिए लेड बैक ऐसा प्रतीत होता है। पर आपका कहना ठीक है, पिछले 7-8 दिनों से मोदी जी और अमित शाह ग्राउंड पे नजर नहीं आए, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, और हम उन्हें अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में एक्टिव नहीं है। गोवा में हमने देखा प्रधानमंत्री को, उसके बाद हमने देखा कि 6G लॉन्च के वक्त पे हमने प्रधानमंत्री को देखा। तो प्रधानमंत्री जहां उनको इवेंट मिल रहा है, जहां उनकी वाहवाही हो सकती है, जहां तालियां बजाई जा सकती हैं, जहां मोदी 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 हो सकता है, जहां वो अपने तरह के लोगों को इकट्ठा करके अपने लिए तालियां बजवा सकते हैं, वहां वो सब जगह नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां कहीं भी उनको लग रहा है कि उनका नैरेटिव सेट नहीं हो रहा है, या उनके पास कहने के लिए या कहें कि सेल करने के लिए कुछ नहीं है और फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं है, वहां से वो फिलहाल तो कम से कम नदारद ही नजर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है अनिल जैन जी? जी जी, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बीच में, अभी अनिल जी ने बात करी थी चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की। आपको बताता हूं आज वो राजस्थान में सबसे हिट स्कीम है, और अशोक गहलोत को जिसने पुश दिया, देखिए आज से 1 साल पहले, 8 महीने पहले, मैं ऐड कर रहा हूं सिर्फ क्योंकि अनिल जी ने उसको याद दिलाया, कोई भी कांग्रेस की राजस्थान में बात नहीं करता था। आज वही आदमी बोलने लगे हैं कि कांग्रेस ने काम करा है। ये 8 महीने में चेंज क्यों हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 8 महीने 1 साल में, वो है चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसमें आपको 25 लाख का बीमा मिलता है। इसके साथ आप राइट टू हेल्थ लाए, किसी स्टेट में नहीं है बुशरा जी। बिल्कुल, और ये एक बहुत विन विन सिचुएशन है अशोक गहलोत के लिए। बार बार वो इसको कहते हैं, प्रियंका गांधी ने भी उनको कहा कि ऐसा आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा। 25 लाख रुपए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप सोचिए कि अगर किसी के यहाँ कोई बीमार शख्स है, किसी को ऐसी कोई बीमारी है जो जानलेवा अगर कोई बीमारी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स में अगर हिंदुस्तान को हम देखें तो हम कहाँ खड़े हैं और कैसे इलाज के अभाव में लोगों की मौत होती है। ऐसे में एक सरकार 25 लाख रुपए का अगर बीमा देती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी सरकार को बने रहने में बहुत मदद जो है वो कर सकती है। लेकिन अनिल जैन जी, मेरा सवाल आपसे ये था, ये तमाम योजनाएं तो हैं जिसको लेकर कांग्रेस लगातार कॉन्फिडेंट है। कर्नाटका में जो उसने वादे किए वो पूरे किए, हिमाचल में जो वादे किए पूरे किए कर रही है वो, और अब तमाम उसको लग रहा है कि ये जो उसकी गारंटीज हैं ये लोगों को बहुत ज्यादा लुभा रही हैं। तेलंगाना में भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए जब राहुल गांधी और प्रियंका वहां पर गए थे, और जो रैलियां उन्होंने की थी। राजस्थान की बात करें, और खासतौर पर जो पोस्टर वॉर है, जो हमने हमेशा से देखा कि कहीं ना कहीं इस तरह के नैरेटिव में भारतीय जनता पार्टी एक एज लेती हुई नजर आती थी, या सोशल मीडिया कैंपेन में एक एज लेती हुई नजर आती थी। लेकिन यहाँ सभी जगहों पर हमें लग रहा है कि जब से मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने हैं, और जब से कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को सोशल मीडिया की जिस तरह से कमान दी गई है, युवा चेहरों को कमान दी गई है, और जो एक तरह से कांग्रेस की जो कायाकल्प हुई है, वो साफ तौर पर लगता है कि सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर वॉर से लेकर इलेक्शन कैंपेन की थीम से लेकर इस सब में भी कहीं ना कहीं, कम से कम अभी के इलेक्शंस में भी, कांग्रेस कहीं आगे नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। हमें देखते हैं कि जैसे ही कोई प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फेंका जाता है बीजेपी की तरफ से, फौरन उसका काउंटर नैरेटिव आता है और वो वहीं पर ही धराशायी हो जाता है। ये 1 साल 1.5 साल पहले ऐसा नहीं होता था। जी बुशरा जी, ठीक कह रहे हैं आप। सोशल मीडिया पे जिस तरह से एग्रेसिवनेस कांग्रेस में आई है वो पहले नहीं थी। पहले वो जवाब ही नहीं देते थे, और अब कोई अगर आरोप लगाया जाए उसका विद इन आवर्स उसका मुंह तोड़ जवाब जिसको बोलते हैं कि वो आ जाता है। लेकिन राजस्थान में अगर हम फिर लौट करके राजस्थान की अगर बात करें, तो अनिल जी ने भी जैसे कहा कि ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और ओल्ड पेंशन स्कीम,
ये दोनों गेम चेंजर होने जा रही हैं। बाकी जो स्कीम्स हैं उनकी भी बहुत समर्थन है आम जनता में, लेकिन सबसे बड़ी गेम चेंजर ये होने जा रही है। और दूसरी जो चीज है कि जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में एक दरार पहले नजर आया करते थे, और उससे क्या था कि कार्यकर्ताओं का हौसला टूटता है, जो आम कार्यकर्ता होता है। तो आज जिस तरह की एकता, वो वही एकता नजर आ रही है जो कर्नाटक में हमने मैया और डीके शिव कुमार के बीच में देखी। उसी तरह की ट्यूनिंग जो है दोनों के बीच में नजर आ रही है। अगर कोई बात विपक्षी पार्टी की तरफ से अशोक गहलोत जी के खिलाफ बोली जाती है तो उसका जवाब जो है वो सचिन पायलट देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो इससे क्या है कि कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो जाता है, और ये माना जाता है राजनीतिक इस तरह के जो भी इलेक्शंस होते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद होता है वो चुनाव जीत को ले जाते हैं। और कार्यकर्ताओं का एक और चीज चाहिए, मान सम्मान। अब राजस्थान के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें पूरा मान सम्मान नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है। और कार्यकर्ता जो राजनीतिक होता है वो कोई सैलरी तो लेता नहीं है, वो तो अवैतनिक होता है, ऑनरेरी काम करता है। उसको मान सम्मान की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, मान सम्मान उसको पूरा मिलना चाहिए। बीजेपी में कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि जैसे उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और जिस तरह एक भाजपा का नेता दूसरा जो दिया कुमारी जो प्रोजेक्ट की जा रही थी उनके खिलाफ बोल रहा है कि ये तो उस परिवार से आती है, आमेर का जो मुगल से जुड़े हुए लोग थे। तो इस तरह की बातें जब पार्टी के अंदर से निकल आती है तो कार्यकर्ताओं का हौसला भी टूटता है, और एक आम जो जनता होती है जिसको किसी पार्टी से लेना देना नहीं, उसके भी दिमाग में जाता है कि ये पार्टी चीज के लिए उचित नहीं है कि इनको दोबारा से सरकार में लाया जाए। जी जी, बिल्कुल। और इसी तरह का मैसेज जो है वो जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए अनिल शर्मा जी कि हम ये देख रहे हैं कि जहाँ-जहाँ अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं, जो उनके स्टेट के जो लीडर्स हैं, उनको पूरी इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो एक तरह से लीड लेते हुए नज़र आते हैं। अशोक गहलोत की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, कमलनाथ की बात करें, वो तमाम रेवंत रेड्डी की बात करें, वो तमाम चेहरे जो उस स्टेट में मजबूत है, हम ये देखते हैं कि उनको पूरी तरीके से कांग्रेस जो है कमान देती हुई नजर आती है। वो एक तरह से लीड करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहीं उल्टा हमें भारतीय जनता पार्टी में नजर आता है कि पूरी तरीके से जो स्टेट लीडरशिप है उसकी कोई ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे किसी नेता की जैसे कोई औकात, कोई अहमियत बिल्कुल है ही नहीं। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे से लेकर आप देखें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह से लेकर तमाम जो नेता हैं, सब जो है एक तरह से साइडलाइन है। क्या आपको लग रहा है कि इसका नुकसान भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है? क्योंकि लोग जो हैं वो स्टेट में और केंद्र में अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। और जब 9.5 साल की केंद्र की भी तो एंटी इनकम्बेंसी है। लोग जो भक्त हैं, जिनको एक वर्ड दिया जाता है भक्त, जब उनसे भी अगर बात की जाए कि अभी 5 बातें बताइए आप कि आखिर क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो वो कुछ बता नहीं पाते हैं। और वही जैसे वो प्रियंका गांधी कहती है खाली है उनका लिफाफा, यहां तक भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है लेकिन हाँ महंगाई बहुत ज्यादा है और जॉब्स जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये तमाम बातें भी बहुत अहमियत रख रही है फिलहाल जो हम पूरे 5 राज्यों में इलेक्शन देख रहे हैं, राजस्थान के खास तौर पर बात कर रही हूं मैं? बिल्कुल आपने सही कहा। और गारंटी की बात अपन कर रहे थे पहले। आप देखिए अशोक गहलोत डिलीवर कर पाए अपनी गारंटियों को। उनको इतना पीरियड, मैं ये नहीं कहता 10 गारंटीज को कर पाए, पर मेजॉरिटी को डिलीवर कर पाए और लोगों को दिखा पाए कि मैं सक्षम हूं ये गारंटी डिलीवर करने में। इसीलिए वो गारंटी का उन्होंने शब्द यूज करा जिसको अब मोदी जी ने कैच कर लिया, उनका मोदी की गारंटी है। तो मेरा कहना यह है कि राजस्थान में आप खासतौर से देखें, आपने डिलीवर भी करके दिया। कर्नाटका में तो आपने वायदे करे थे, उसके बाद डिलीवर करना था, पर राजस्थान में आपका टाइम था तो आप डिलीवर भी कर पाए, लोगों को दिखा पाए कि मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। तो क्या लोग विश्वास करेंगे? मैं पहले भी आपके यहां मुशा जी बोला हूं, मेरे को कई बार ये चुनाव जो राजस्थान का खासतौर से है वो ऐसा लगता है इट इज अ फाइट बिटवीन मोदीज बेनिफिशरीज एंड अशोक गहलोत बेनिफिशरीज। पहली बात। दूसरी बात, आपने लोकल छत्रप्स की बात करी। देखिए हुआ क्या है, राजस्थान में जो सबसे बड़ी नेता हैं आपकी वसुंधरा राजे, जो मास लीडर हैं, जो कारिस्मेटिक लीडर हैं, जो पैन स्टेट लीडर हैं, उनको आपने पीछे करा। उसका पीछे करने का असर आप पहले लिस्ट में दिख गया आपको, कितनी जगह बगावत हो गई।
और बीजेपी उस बगावत को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मेरा मानना है बीजेपी जो मार खा रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह नाम डिक्लेयर नहीं करने से वो फंस गए हैं। और ये बात मैं आज नहीं कई महीनों से कह रहा हूं कि बीजेपी असेंबली इलेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकसभा इलेक्शन, बीजेपी विदाउट लोकल शतरंज जीतना बड़ा मुश्किल होता है बीजेपी के लिए। उसका बेस्ट एग्जांपल है और रीसेंट एग्जांपल है हिमाचल और कर्नाटका। आप उनको दोनों को देखिए और बाकी हमारे स्टेट जो 3 काउ बेल्ट वाले हैं इनको देखिए, इसमें आप पाएंगे कि इधर भी नाम डिक्लेयर नहीं हुए। इसका असर जरूर पड़ रहा है ग्राउंड पे और लोगों को पता नहीं, समझ में आ रहा। अरे टिकट आरती को मैडम समझ में नहीं आता मैं कहां जाऊं, इनका तो छोड़िए, पार्टी के टिकट आरती को समझ में नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं। उसके अलावा अगर रिबेल जो खड़ा हो गया उसके समझ में नहीं आता मैं अपनी कंप्लेंट करने कहां जाऊं, दिल्ली जाऊं, अमित शाह के पास, मोदी जी के पास, कहां जाऊं। तो बीजेपी को ये दिक्कत है अभी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है। आपने सही कहा, लोकल सेक्टर को काटना कहीं ना कहीं महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल। और अब ये सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी या अमित शाह यानी कि नेशनल लीडरशिप अगर राजस्थान वो आते भी हैं, माना गया दूसरे राज्यों में वो जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो आखिर वो करेंगे क्या, कहेंगे क्या? भाई जो गारंटीज फिलहाल अशोक गहलोत ने दी है राजस्थान में और जिस तरह से हर वर्ग को उन्होंने कवर किया है, क्या उससे कोई बेहतर वो गारंटीज लेकर आ सकते हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और इसमें भी पूरे तरीके से एक तरह से एज लेती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। और यही वजह है कि एक के बाद एक जिस तरह की गारंटीज हैं वो लॉन्च कर रही है और उससे पहले वो ये भी दिखा रही है कि भाई हमने जो कहा वो हमने कर कर दिखाया। और दूसरी जो स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने जो वादे किए थे कि हम 100 दिन में पूरे करेंगे, वो जो उनमें से जो वादे उन्होंने पूरे किए हैं वो उनकी बात भी बार बार कर रही है। और कहीं से भी, चाहे हम प्रियंका गांधी को देखें, राहुल गांधी को देखें या दूसरे लीडर्स को देखें, जब वो आते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए तो वो पर्सनल आक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि वो बहुत ही साफ शफाफ तरीके से, एक ईमानदारी से वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप हमारी बातों पर भी यकीन मत करिए, आप खुद जांचिए, परखिए, देखिए और आपको अगर लगता है कि हम जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, हमने जो कहा वो करके दिखाया है, तभी आप हमें वोट दीजिए। आप ये देखिए कि इसके बिल्कुल बरक्स जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत है वो ये है, एक अकेला सब पे भारी। ये मोदी की गारंटी है, मोदी गारंटी दे रहा है। भाई मोदी ने तो 9.5 साल बल्कि 2 बार 5-5 साल जो है वो गारंटी दी, लेकिन उनमें से कितनी गारंटीज जो है वो पूरी हो पाई, ये जनता के सामने पूरी तरीके से रिजल्ट सामने है। तो ऐसे में ये सियासत जो है उसके 2 बिल्कुल आयाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फिलहाल ऐसा लग रहा है, अभी की मैं बात कर रही हूं, कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे परसेप्शन में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। अनिल जैन जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज मैं देख रही थी पूरा सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर एक्स को, तो राहुल गांधी शायद कहीं विदेश जा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की एक तस्वीर है, उनके साथ एक लड़की बराबर में खड़ी हुई है और एक और कोई उनके साथ खड़ा हुआ है। अब आप ये देखें कि बीजेपी आईटी सेल की गंदगी और चीपनेस और किस हद तक वो गिर सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत बार देखा है, खुद जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरह की घटिया बातें करती है, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए। लेकिन आप ये देखिए पूरा बीजेपी आईटी सेल कहने लगा कि ये लड़की कौन है, अब ये किसके साथ जा रहे हैं, और इस तरह के घटिया किस्म के सवाल, कैरेक्टर असैसिनेशन जिसे हम कहते हैं, जो लांछन आप लगाते हैं किसी के चरित्र पर, वो लगाना शुरू कर दिया गया। और फौरन के फौरन, जिसकी मैं बात पहले कर रही थी, फौरन इसको डिबंक किया गया। मैं चाहूंगी अगर टीम जो है वो पिक्चर दिखा सके कि फौरन इसको डिबंक किया गया और ये बताया गया कि दरअसल वो राहुल गांधी के जो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं अमिताभ दुबे, वो थे और उनकी पत्नी थी जिनके साथ राहुल गांधी भी खड़े हुए थे। तो आप अनिल जी ये देखिए कि किस निचले स्तर पर आके सियासत जो है वो की जा रही है। बीजेपी आईटी सेल बिना बीजेपी के जो नैरेटिव है उसके तो काम कर नहीं रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि लगातार इस नैरेटिव में भी पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। ये तस्वीर दिख रही है, देखें जरा दर्शक ये तस्वीर और देखें खुद कि ग्रीन टी शर्ट में राहुल गांधी है, सर्कल में जो लड़की है वो अमिताभ दुबे, जो कि राहुल गांधी के चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपन के दोस्त है, उनकी पत्नी है, उनके साथ वो एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं और किस तरह की गंदगी जो है वो की जा रही है। यानी कि जब आपको मुद्दे ना मिले बात करने के लिए, जब आप मुद्दों पर बात ना कर सके, तो आप इस तरह की गंदगी पर उतर आए।
हाँ बुशरा अनिल जी, जी। देखिए आम आम आदमी इन बातों को बहुत गंभीरता से लेता है और इसको अच्छा नहीं मानता। कोई भी पुरुष है वो अपनी बहन के साथ जा रहा है, माँ के साथ जा रहा है, अगर आप उसको इस दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे तो इस चीज का अंत नहीं। पहले भी एक बार इस तरह की कुछ तस्वीरें राहुल गांधी शायद अपनी पता नहीं भांजी के साथ थे या किसके साथ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, कि किसी रिश्तेदार जी, किसी बिल्कुल सही परिवार कह रहे की हैं आप। ही बेटी बेटी के साथ थे। उस पे भी ये आईटी सेल वालों ने इस तरह की लांछन और ये चीज की थी। तो आम आदमी देखिए बोलता नहीं है, बहुत ज्यादा लोग बोलने वाले हैं, वो आईटी सेल वाले कम लोग होंगे, लेकिन आम आदमी इस तरह की चीजों को रजिस्टर कर लेता है और फिर उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि अब हमारे देश में तो कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। यहाँ तो नारी को बहुत, तो जिसको कहते हैं कि ऊंचे नजर से देखा जाता है। अभी हमारे नवरात्रे भी बीते हैं जब हमने दुर्गा माँ को पूजा है। तो ऐसे देश में आपको हम्म। ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक बारी मोदी जी बंगाल गए थे तो वहां उन्होंने दीदी ओ दीदी कह दिया था कुछ इस तरह से, मतलब हम्म। कहा तो दीदी था लेकिन वो हम्म। कहने का जो लहजा था वो इस तरह का था। उसका पूरे बंगाल में चुनाव में बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा अगर बीजेपी की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो आईटी सेल वाले कर रहे हैं ये कोई बीजेपी का भला नहीं कर रहे, घटिया काम तो कर ही रहे हैं, वो तो एक चीज है, लेकिन ये हम्म। भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान ही कर रहे हैं। जो इस समय जो चल रहा है, एक चीज और बुशरा जी मैं कहना चाहूंगा कि एक राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा रहता था भारतीय जनता पार्टी का, कि भाई हम ही हैं जो राष्ट्रवादी पार्टी है, हम ही हैं जो देशभक्त पार्टी है। लेकिन जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी पिछला है कि लद्दाख में कितने किलोमीटर में चीन की सेनाएं आ चुकी हैं, और भूटान जो आज तक भारत के साथ चला वो अपने दम से जिस तरह से चीन से बातचीत कर रहा है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि डोकलाम जो है वो चीन को चला जाएगा। तो डोकलाम अगर चीन को चला गया तो फिर तो हमारी सिर्फ 22 हम्म। किलोमीटर की एक चिकन नेक की बेल्ट बचती है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्शन है वो तो 22 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है सिर्फ। वो कितनी खतरनाक बात है। तो जनता ये भी देख रही है कि आप राष्ट्रवाद पे और देशभक्ति के मुद्दों पे क्या कर रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव असर जी। देश में जा रहा है। कतार में जो 8-9 सैनिकों को फांसी हो रही है उसमें भारत सरकार का क्या रवैया रहा, तो जनता सब कुछ देख रही है और सब कुछ नोट कर रही है। बिल्कुल। और जो बगावत हिमाचल से शुरू हुई थी, आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, कृपाल परमार साहब थे, वो इंडिपेंडेंट लड़ गए और उनको मोदी जी ने हम्म। फोन किया, प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं किसी एक इंडिपेंडेंट को, तो यूजुअली तो लोग कहते हैं ठीक है जी खत्म बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी हम्म। आपने तो बहुत देर कर दी, पहले कहते तो मैं कर भी लेता, और फिर उन्होंने वो वीडियो वायरल कर दी। हम्म। तो ये शो करता है कि आपको लोकल लीडरशिप अगर डेवलप नहीं करते, लोकल लीडर्स को आप नहीं मान सम्मान देते, जो अनिल जी ने भी कहा कि पोस्टर में सबसे बड़ा फोटो आपका, फिर छोटे छोटे फोटो बाकी नेताओं के हैं जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, तो वो भी चीजें इस तरह की पसंद नहीं की जाती हमारे देश में। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसका खामियाजा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भुगतने जा रही है। लेकिन क्या ये आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा है कि ये इन तमाम चीजों से क्या कुछ हो रहा है, या फिर वो एक वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं कि इन 5 राज्यों में देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या कम हुई है, ज्यादा हुई है, उनके चेहरे पर क्या अगर विधानसभा के चुनाव किस तरीके से क्या जीते जा सकते हैं, और अगर जीते जा सकते हैं तो फिर 2024 में किस तरह से पूरी प्लानिंग जो है वो की जाए। और लगातार ये भी लग रहा है कि बार बार 22 जनवरी की बात जो है वो की जा रही है, पूरा कैंपेन शुरू किया गया है कि मंदिर के कपाट जब खुलेंगे उसको भी बुलाने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी, ये सबको पता है। लेकिन ये लग रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। जनता के तो अच्छे दिन खत्म बहुत दिन पहले ही हो गए थे और वो अब कह रहे हैं कि हमें वो पुराने दिन जो हैं वो दे दीजिए, बुरे दिन हमारे वापस कर दीजिए। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी फिलहाल बेहद बहुत मुश्किल में है और उसके भी बुरे दिन एटलीस्ट इन 5 राज्यों की बात करें तो लगभग यहाँ पर इसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव की तमाम वीडियोस को शेयर करते रहिए, सराहते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।